हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जैसे ही चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है, बच्चे चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बट उनको चैप्टर का मतलब ही नहीं पता होता। आज हम बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब बच्चे होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब कि अगर कोई भी चार्ज अगर वो रेस्ट की फॉर्म में हो तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे बच्चे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां से सबसे पहले हमारा जो वर्ड आया है उसका नाम है चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज को पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है। आपने बेसिकली 10th क्लास तक पढ़ा होगा कि टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा आपने शायद ही चार्ज के बारे में कुछ और पढ़ा होगा, और ये बात जरूर पढ़ी होगी कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। बस इसके अलावा आपने नहीं जाना होगा, लेकिन अब प्लस 2 क्लास में आप चार्ज को बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ोगे कि चार्ज क्या है। देखो बच्चे, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन के बिहेवियर को शो करती है। यस राइट, आपने सही सुना। जो चार्ज है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या होता है कि या तो अट्रैक्शन हो रही होगी या क्या हो रही होगी, रिपल्शन हो रही होगी। तो आप सभी जानते हैं कि एक पॉजिटिव, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अब जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 कूलम। बच्चे इसकी यूनिट होती है, चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम क्यू से करते हैं, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम। अब कूलम जी कौन थे, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको बताएंगे। अब पहले ये जान लो कि प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है। नाउ इसके बाद हम जानते हैं कि मास के बारे में। मास के बारे में अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के मास के बारे में। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हमने बात कर ली किसकी, मास की, किसके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बच्चे इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज उठता है कि जो आपने देखा होगा इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज है वो एक मैटर से मिलाकर बनी हुई है, एक एटम से मिलकर बनी हुई है। तो एटम क्या कंटेन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या कंटेन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको अभी बताया कि जो मैटर है एक एटम से मिलकर बना होता है, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कोई भी एक बॉडी है वो कैसे चार्ज होती है, हाउ बॉडी चार्ज। कोई भी बॉडी है, ब्लैक बोर्ड हो गया, पेन हो गया, कोई भी बॉडी है वो कैसे चार्ज होती है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, हाउ बॉडी इज चार्ज। बच्चे साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी नोटबुक पर भी लिखते रहिएगा, और इसी के साथ में इस चैप्टर के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे हम, जिससे आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में। चलिए अब मेरा जो टॉपिक का नाम है वो है हाउ बॉडी चार्ज। कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है। चलिए जानते हैं हम कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है। बेटा बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड है हमारे सिलेबस में। सबसे पहला मेथड है रबिंग मेथड, जिसको हम फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। सेकंड मेथड है बच्चों कंडक्शन मेथड,
जिसको हम टच मेथड भी बोल देते हैं। और थर्ड मेथड है बच्चों इंडक्शन मेथड, जिसको हम विदाउट टच भी बोल देते हैं। अब ये जो तीन मेथड है इनके बारे में हम स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं रबिंग के बारे में। रबिंग में क्या हुआ बच्चों, ये अब एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। एक पेन को अपने हेयर पर थोड़ी देर के लिए रब करिएगा। रब करने के बाद थोड़े से अपने कागज के छोटे छोटे टुकड़े हाथ पर रखिएगा। रब करने के बाद जब आप उसको हाथ पे उन कागज के टुकड़ों के पास लेके आएंगे तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो हमारे पेपर्स के पीसेस हैं वो हमारे पेन पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करोगे, रब करने की वजह से जो एक दूसरे के ऊपर बॉडी के चार्ज हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बच्चे क्वेश्चन है कि यहां से ये भी अराइज होता है कि जो बॉडी के ऊपर चार्ज है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इनमें से कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा एक दूसरे से बॉडी के ऊपर। बेटा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो उसका वेट है, उसका जो मास है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हैवी होने के कारण से वो ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो रबिंग प्रोसेस में आपने क्या किया, जब किसी दो बॉडी को आप आपस में रब करोगे, रब करने की वजह से जो एक चार्ज है दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड मेथड है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या है, जिसको मैंने टच मेथड बोल दिया बच्चे। इस टच मेथड में बेसिकली क्या है, दो बॉडी होती है, एक ये बॉडी ए ले ली मैंने और एक ये बॉडी क्या ले ली, बी ले ली। तो जब मैं इस एक बॉडी को और इस एक बॉडी में मैंने ले लिए पॉजिटिव चार्ज और इस एक बॉडी में ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज, तो होता क्या है, जब मैं इन बॉडी को आपस में टच करूंगा, जब आपस में इनको मैं क्या करूंगा, कुछ नेगेटिव चार्ज यहां लगा, आपस में इनको क्या करूंगा, टच करूंगा। देखिए कैसे, दो बॉडी थी, अब मैं इनको आपस में टच करवाता हूं। ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी। टच कराने की वजह से आपको पता है इधर नेगेटिव चार्ज थे और इधर पॉजिटिव चार्ज थे, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज पीछे चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से एक बॉडी चार्ज हो गई और उसके बाद हम इसको अर्थिंग दे देंगे। अर्थिंग क्या करेगा, जो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ले लेगा, अर्थ में चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ को ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं हम, और एक ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड को जानेंगे। इंडक्शन मेथड में बेटा जो बॉडी है विदाउट टच एक दूसरे से कैसे चार्ज होगी, चलिए देखते हैं। सपोज करिए एक बॉडी ए है, सपोज करिए एक बॉडी क्या है, बी है। सेम एज इट इज, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इसके पास क्या है, नेगेटिव भी है और क्या है, पॉजिटिव भी है। तो होगा क्या, जब हम इसको थोड़ी दूरी पर आपस में रखेंगे दो बॉडी को, तो जो नेगेटिव चार्ज है सेकंड बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, ये जो बॉडी ए है, अब जो सेकंड बॉडी है इसके पॉजिटिव चार्ज को इन्हें क्या कर लिया, अट्रैक्ट, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, रिपेल। रिपेल करने के बाद इस बॉडी को हम फिर से अर्थिंग दे देंगे। अर्थिंग से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ पे चले जाएंगे और एक बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। तो ये बेटा तीन मेथड थे कि कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बाय रबिंग मेथड, बाय कंडक्शन मेथड एंड बाय इंडक्शन मेथड। चलिए अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक को। ये तो हमने करी बात चार्ज के बारे में डिस्कस। अब क्योंकि हमने आज इस पूरे वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक को खत्म करना है, तो जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा कूलम लॉ। हम कूलम लॉ को डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए, बहुत ही इजी लॉ है और 12th क्लास प्लस 2 का सबसे पहला, सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लगा लो टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए इस वीडियो में, क्योंकि अब की बार हम लेके आ रहे हैं जो ये वीडियो
हर चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, जिससे आपको इजी होगा पढ़ने में। जिनके अभी पेपर नए हुए +2 क्लास में, वो इन वीडियो को देख लीजिएगा, आपके टॉपिक्स तो 110% क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी टाइप की एक्सटर्नल बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हम न्यूमेरिकल्स की भी एक नई वीडियो बनाएंगे ऐसे ही चैप्टर वाइज, तो उन्हें भी आप साथ साथ करिएगा तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला ला था कूलम ला। चलिए देखते हैं कूलम जी कौन थे। देखिए, हुआ यूं, एक दौर था जिसमें डिस्कवरी हो रही थी चार्ज की। तो एक कूलम जी हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 चार्ज ले लिए। सपोज करिए 2 चार्ज ले लिए, एक चार्ज 1, सेकंड चार्ज B। जस्ट इमेजिनेशन बता रहे, 2 चार्ज ले लिए। उन्होंने बताया इन 2 चार्ज के बीच में क्या अट्रैक्शन होगी, क्या रिपल्शन होगी, किस जोर से अट्रैक्शन होगी, किस जोर से रिपल्शन होगी, बस। तो कूलम जी ने क्या बताया कि इन्हीं 2 चार्ज के बीच में फोर्स बताई अट्रैक्शन और रिपल्शन की। यस, बट उन्होंने एक कंडीशन दे दी कि जो मैं ला दे रहा हूं भैया, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल होगा। किस पे एप्लीकेबल होगा? पॉइंट चार्ज में। अब आप पूछोगे सर पॉइंट चार्ज क्या होता है? बेटा पॉइंट चार्ज होता है इतना छोटा चार्ज जिसको हम सिर्फ क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, बहुत ही नीलीजिबल, बहुत ही छोटा चार्ज। ठीक है, तो कूलम जी ने क्या बताया, चलिए पहले डायग्राम से हम समझते हैं। कूलम जी ने बताया 2 चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 ले लिया हमने और दूसरा चार्ज मैंने क्या ले लिया, Q2। सपोज करो ये पॉजिटिव है, सपोज करो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, आपकी जैसी मर्जी। तो अगर ये अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा, अगर ये क्या है, सेम चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब भैया एक बात का जवाब दो, अब बचपन में खेलते होंगे 2 मैग्नेट के साथ, कई बार एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साथ लेके आए तो एकदम चिपका चला जाता है, और जब एक मैग्नेट को दूसरे एक पॉइंट से लेके तो दूर दूर जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट चार्ज का होता है बच्चों, कि जो 2 अपोजिट चार्ज हैं वो चिपक जाएंगे और सेम चार्ज रिपेल हो जाएंगे। तो कूलम जी ने क्या बताया, कूलम जी ने बताया कि जो फोर्स है और जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा Q1 Q2 का, वो मैंने मान लिया R। कूलम लॉ ने बताया जो इन 2 चार्ज के बीच की फोर्स होगी, क्या होगी, फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके 2 चार्ज के ऊपर, F1 एंड F2। क्या दी सबसे पहली लाइन कूलम जी ने? कूलम जी ने बताया फोर्स, बच्चे आप साथ साथ लिख भी सकते हो जो मैं बता रहा हूं, और या फिर मैं नोट्स जो अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी देख सकते हो। इन्होंने बताया कि जो भैया फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस के बीच में, और चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। ठीक है सर, आ गया समझ में। उसके बाद सेकंड बात उन्होंने क्या बताई, जो फोर्स होगी, जो क्या होगी, फोर्स होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बन गई डेफिनेशन, इट स्टेट दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of their charges and inversely proportional to square of distance between them। अब चलिए, जब मैं इसकी वैल्यू को खोलता हूं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, और जब मैं इस डायरेक्टली से इज इक्वल टू साइन पर आता हूं तो बच्चों हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, और यहां पर कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आई, K। आप पूछोंगे सर K क्या होता है? K को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K का भी काफी रोल है अपने आप में। जो बच्चे K की वैल्यू होती है, अब तक आपने जान लिया फॉर्मूला, कूलम लॉ ने ये फॉर्मूला दिया, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। सो K क्या होता है? K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात पता चल गई बच्चों अच्छे तरीके से। अब आपके लिए यहां पर एक वर्ड आया एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? सर आप तो नए नए वर्ड लेके आ रहे हो। जी हाँ, करना तो पड़ेगा ना, नया वर्ड तो है तो समझना भी तो पड़ेगा। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, थोड़ा ध्यान से गहराई से पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, व्हाट इज नॉट, एप्सिलॉन नॉट। देखो भैया, 2 चार्ज थे, Q1 थे, Q2 थे, ठीक है। जिन्होंने फिजिक्स की आधी से ज्यादा सिलेबस कर लिया है, या जो बच्चे पढ़ चुके हैं दोबारा इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें तो भैया एक लाइन में समझ में आ जाएगा।
कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है। जब बेटा अट्रैक्ट हो रहेंगे, अट्रैक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ पावर इसमें से निकल रही होगी, कुछ ना कुछ पावर इसमें से निकल रही होगी, जिस पावर को मिलके वो आपस में चिपकेंगे या फिर दूर दूर जाएंगे, उस पावर को बेटा हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो क्या होगा, जब इस Q1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, जो Q2 में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, जो मेरा एक मीडियम है, मीडियम सपोज करो एक मेरा मीडियम है, देखिए यहां समझिएगा, एक ये Q1 है और एक क्या है Q2 है, सपोज करिए इसके बीच में ये मीडियम है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इधर से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, बट Q2 तक कितनी पहुंची, सिर्फ 2 पहुंची। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, जो एब्जॉर्ब हुई मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी को हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब होता है एयर मीडियम और m का मतलब होता है कोई मीडियम, डेंसर मीडियम हो, किसी भी टाइप का मीडियम। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ गई आपको समझ में, कूलम लॉ के बारे में आ गई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बारे में आ गई, होपफुली आपको समझ में आया होगा इतना। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट होगी न्यूटन -1 तो -2 कूलम स्केयर। ठीक है बच्चों, यहां आपने कूलम लॉ पढ़ा, कूलम लॉ की डेफिनेशन भी मैंने बताई, ये भी बता दिया कि कैसे फॉर्मूला बना, कैसे के की वैल्यू आई, कैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई, अच्छे तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। तो भैया अगर कोई चीज कोई इन्वेंट कर देता है ना साइंटिस्ट, तो दूसरा साइंटिस्ट पीछे पड़ जाता है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसी इतनी अच्छी चीज क्यों दे दी हमें। तो वही हुआ, कूलम लॉ की भी कुछ खामियां थी लॉ को देने में, कैसे उन्होंने अपनी सुधारी देखते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि पॉइंट चार्ज के बीच में ही बता सकता हूं मैं, तो अपने लॉ को और किसी के बीच में नहीं बता सकता। ठीक है, उनकी मर्जी थी, उन्होंने दी इन्वेंशन, हमने मान लिया, पॉइंट चार्ज के बीच में उन्होंने बताया। बट दूसरे लोग थे वो आवाजें उठाने लगे। क्या आवाज उठाई दूसरे लोगों ने, क्या कमी निकाली इनके लॉ में, देखिए उन्होंने बोला कि भैया फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, बट अब जब इसका रिजल्ट है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कई बच्चों को अब आज पता लगेगा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों भैया 11th में तो पढ़े नहीं, ठीक है, 9th क्लास में भी नहीं पढ़े, 10th में भी नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं, आज समझ लो चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और f क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन शो करती है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन शो नहीं करती। अब भैया फोर्स की वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज की वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है, तो उन्होंने बोला अपने लॉ को सुधारो। तो फिर कूलम लॉ ने रातों रात एक इन्वेंशन करी, रातों रात अपने टॉपिक को बदल दिया और उस टॉपिक का नाम दे दिया कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखवा रहा हूं जिसका नाम क्या है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिन्होंने रातों रात में चेंज करके अपने रिजल्ट को किस में बदल दिया, वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब टॉपिक का नाम हो गया कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि आपने पढ़ा था ये रिजल्ट F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। अगेन से डायग्राम बनाते हैं हम, ये लीजिए, एक ये हो गया Q1, एक ये क्या होगा Q2। बच्चे डायग्राम पे जोर दीजिएगा, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो जो छोटा सा टॉपिक है इजीली समझ में आ जाएगा। एक Q1 और एक क्या होगा Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ बच्चे वो क्या हुआ, R। पढ़ा हमने, ठीक है सर आपने बता दिया, हमने पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया तो। बट अब आगे कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे, कूलम लॉ जी ने दिया हमको। सो थोड़ा ध्यान दिएगा, फोर्स की वैल्यू बताई के Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। अब देखो सपोज करो Q1 और Q2 चार्ज सेम है, सेम मानते हो, सेम होने की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगेगी, मतलब फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रही है, किसकी लग रही है, सेकंड चार्ज की, ठीक है, और सेकंड चार्ज पर फोर्स लग रही है किसकी, फर्स्ट चार्ज की। देखो कंसेप्ट को समझिएगा, देखो ये है दो पेन है,
थोड़ा अच्छा और तरीके समझ में आएगा। ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, मैं जितना पास लेके आ रहा हूं वो दूर लेके जा रहा है, वो दूर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पेन पर, रेड वाले पेन पर किसकी फोर्स लग रही है, इसकी फोर्स लग रही है। तो ऐसे ही सिमिलर Q2 चार्ज पर किसकी फोर्स लग रही है, Q1 चार्ज की लग रही है। Q1 चार्ज पर किसकी फोर्स लग रही है, Q2 चार्ज की लग रही है। तो ऐसे ही डिस्टेंस होगा, जब बेटा इस तरफ फोर्स लग रही होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, F21। जब इस तरफ Q2 चार्ज पर फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, R12। आगे बच्चे इतनी बात समझ में नहीं है, एक बार दोबारा से देख लेना थोड़ा बैक करके। अब हम चलते हैं कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म एक्चुअली में कैसे इन्वेंट किया गया। देखो आपने 11th क्लास के अंदर बात पढ़ी होगी, अगर किसी मेरे को वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करा देता हूं, यूनिट वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करा देता हूं, यूनिट वेक्टर से। नहीं जिसने पढ़ी तो बेटा अब पढ़ लो, अगर मुझे किसी भी वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करा देता हूं, यूनिट वेक्टर से। और जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है बच्चे वो होती है आर वेक्टर बाय में आर। ठीक है, तो चलिए मैं पहले जानता हूं फोर्स ऑन Q1। Q1 पर जो फोर्स लगी बच्चे वो क्या लगी, F12, जिसकी वैल्यू क्या है K Q1 Q2 बाय में डिस्टेंस क्या हुआ R21। मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा R यूनिट वेक्टर से। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चा फोर्स ऑन चार्ज Q2। अब मैं बात करता हूं फोर्स ऑन चार्ज Q2, तो वहां पर फोर्स कितनी हुई, F21 देखिएगा उधर, तो जहां से K Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना हुआ R12, और इसको भी मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहां पर आपने एक फोर्स पर चार्ज, एक Q1 चार्ज पर निकाल ली कितनी फोर्स थी, Q2 चार्ज पर निकाल ली कितनी फोर्स थी, और उनको यूनिट वेक्टर के अंदर बदल लिया। सो बच्चे ये था कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उन्होंने अपने रिजल्ट को किसमें दे दिया, वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 स्पेशल केस मान लो बेटा इसको, Q1 Q2 की वैल्यू स्मॉलर देन होगी 0 से, मतलब 0 से क्या होगी, छोटी होगी। जब Q1 Q2 की वैल्यू 0 से छोटी होगी या Q1 Q2 की वैल्यू, दो ही कंडीशन होगी, बड़ी होगी किससे, 0 से, तब ये ओबे करेंगे कौन सा लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। बच्चे वैसे भी न्यूटन थर्ड लॉ ओबे कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जो कूलम लॉ है वो किसको ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, अब एट लास्टली जो कूलम लॉ ने अपना जो रिजल्ट है वो वेक्टर फॉर्म में दे दिया। तो वेक्टर फॉर्म में देने के बाद भैया कोई चीज कोई इन्वेंट करता है तो कुछ ना कुछ कमियां होती है ना उसके अंदर। तो कमियां क्या क्या पाई गई, सबसे पहले कमी यही पाई गई कि जो कूलम लॉ थे उन्होंने सिर्फ किन्हीं दो चार्ज के बीच में ही वो फोर्स को बता सकते थे। अगर दो से ज्यादा चार्ज है तो हाथ जोड़ दिया, भैया कूलम लॉ मेरे से नहीं सोल्व होगा। कूलम लॉ जी ने बोला कूलम लॉ सिर्फ दो चार्ज के बीच में ही फोर्स को बता सकते थे। सबसे पहला कंक्लूजन लिख भी सकते हो आप, माइंड कर लो, अपने माइंड के अंदर याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर भी लिखा होगा। दूसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या था, एक तो दो चार्ज के, दूसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन था पॉइंट चार्ज। सिर्फ वो पॉइंट चार्ज के बीच में ही अपनी फोर्स को डिस्कवर कर सकते हैं। हाँ भैया मैं पॉइंट चार्ज के बीच में ही सिर्फ डिस्कवर कर सकता हूं, अगर बड़ा चार्ज होगा मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा कंक्लूजन था भैया इन्होंने ओबे करा दिया इसको न्यूटन थर्ड लॉ। इन्होंने रिजल्ट तो दे दिया वेक्टर फॉर्म में, बट जो इनका रिजल्ट देने के बाद जो कंक्लूजन हुआ वो यही आया कि इन्होंने न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसको शो कर दिया। तो एक छोटी सी और स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको टॉपिक याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले कूलम लॉ आए, कूलम लॉ ने अपनी वैल्यू ली दो चार्ज के बीच में, फिर उन्होंने अपने लॉ को सुधारा, वेक्टर फॉर्म में लेके आए। अब दो चार्ज के बीच में ही वो डिस्कवरी दे सकते थे, तो उनका कोई चेला उठा, उस चेले ने, गुरु थे ना कूलम लॉ जी, उनके चेले ने क्या करा, उनके चेलों ने डिस्कवरी करी
अपने चार्ज के बारे में, उन्होंने उस चार्ज को, इन्होंने तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्कवरी करके बताई फोर्स के बारे में, तो उन्होंने कई चार्ज को लिया और उनकी फोर्स को बताया। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अब जो हमारा टॉपिक हो गया कूलम लॉ के बाद, वो होगा भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओवरकम है किसका? कूलम लॉ का। तो नाउ आवर टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? कहा ना मैंने अभी कि कूलम लॉ जी ने दो चार्ज के बीच में बताया, बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बताएंगे एन चार्ज के बारे में। एक Q1 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया, Q3 चार्ज ले लिया, अप टू सो ऑन Q1 चार्ज ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं इन सभी चार्ज को टेस्ट करूंगा एक चार्ज से जिसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। एक नई वैल्यू, बेटा नई वर्ड है आपके पास, Q0 इज नोन एज द टेस्ट चार्ज, जो क्या करता है? चार्ज को टेस्ट करता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये ओरिजिन हो गया। हम Q0 को टेस्ट कराएंगे Q1 चार्ज से। Q1 को टेस्ट कराएंगे किससे बेटा? Q1 चार्ज से। तो जो फोर्स होगी हमारी Q1 पर वो क्या होगी? F। बताइए क्या होगी? F10 या F01, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं किससे? Q0 चार्ज से। अब Q0 चार्ज से टेस्ट करेंगे तो हमारी जो फोर्स होगी F क्या होगी? 01। चलिए टेस्ट करते हैं हम। F01 किसकी? Q1 की बात हुई थी। सेकेंड, अगर मैं Q2 के बारे में टेस्ट करूं ओरिजिन से, F02, Q3 की F03, Q1 की F0n। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या बताया हमें? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बताया कि जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी? टोटल अगर फोर्स होगी, जिसको मैंने F मान लिया, F फैक्टर मान लिया, वो n टाइप के चार्ज के फोर्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। दोबारा बोल रहा हूं, जो टोटल फोर्स होगी वो n टाइप के जितने भी आप चार्ज ले रहे हो, उन चार्ज की फोर्स के बारे में आप अगर बता रहे हो तो उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। अलजेब्रिक सम कैसे बच्चा? F01 प्लस F02 नॉट 2 प्लस F03 अप टू सो ऑन F0n। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू के अगर मैं बारे में बात करूं, 01 की बारे में बात करूं कि Q0 Q1 बाय में, अब यहां पर बेटा डिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं डिस्टेंस की बारे में बात करूं, R10 यूनिट वेक्टर प्लस K Q0 Q2 बाय में R20 यूनिट वेक्टर अप टू सोन K Q0 Q1 बाय में RN0 यूनिट वेक्टर। कर लिया। अब मैं कॉमन ले लेता हूं थोड़ी डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए। K Q0 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है मेरे पास? Q1 R10 यूनिट वेक्टर बाय में R10 प्लस Q2 R20 यूनिट वेक्टर बाय में अप टू सोन Q1 R यूनिट वेक्टर बाय में RN0। तो मैं अब समीशन लगा देता हूं ताकि आसान हो जाए टॉपिक मेरा। K Q0 समीशन, जो बच्चों ने बायोलॉजी ली है उनको थोड़ा इस साइन में दिक्कत आएगी, डोंट वरी। समीशन का मतलब होता है प्लस। प्लस कैसे करते हैं? हम पूरी वैल्यू को एक छोटी सी वैल्यू में बदल लेते हैं। क्या? मैंने मान लिया I = 0 to n। अब जहां भी वैल्यू 1 2 3 4 n तक चल रही है तो उसको मैं क्या मान लूंगा? I। आगे बेटा सम आ गया मेरा टॉपिक जिसका नाम था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
ठीक है बच्चे, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एन टाइप के चार्ज के बीच में फोर्स निकाली थी, कैसे, उनको प्लस करके। ठीक है, अब बच्चे आपने कूलम लॉ पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं वो भी। रैपिड रिवीजन में अच्छे तरीके से कर लो बच्चे, काम आएगी। आज हम इस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को कंप्लीट कर लेंगे अपनी इस वीडियो में। चलिए, अब टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या लिख दिया आपने? कुछ नहीं, बिल्कुल इजी वर्ड लिखा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, चार्ज का मतलब आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिवाइड होना, फैल जाना। यस एग्जैक्टली। कुछ आपको एक एक्सपेरिमेंटली थ्रू बता देता हूं, कुछ पढ़ा तो साथ मेरे। ओके, नहीं, सपोज करिए, ऐसे सपोज कर लेते हैं, एक ये मेटल रोड है, मैंने कोई चार्ज लाके यहां पर ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने से क्या होगा, पहले आप जवाब दीजिए अपने मन में। सोच लिया? अब मेरा जवाब सुनिए। जब मैं किसी एक चार्ज को मेटलिक रोड पे लीव करा देता हूं तो वो चार्ज उस मेटल रोड पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या डेफिनेशन हुई, जब हम किसी भी चार्ज को किसी मेटलिक सरफेस पे लीव करवाते हैं तो लीव करवाने के बाद वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक कंडक्टर है। अगर मैं उसी चार्ज को वुड या किसी प्लास्टिक पे ड्रॉप कराता हूं तो वो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक इंसुलेटर मटेरियल है, और इंसुलेटर मटेरियल पे अगर किसी चार्ज को ड्रॉप कराएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये बात याद रखिए। और किसी कंडक्टर मटेरियल पे ड्रॉप कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, किसका, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। जब किसी चार्ज को किसी मेटलिक सरफेस पे हम छोड़ते हैं, लीव करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेटा इसको मैंने 3 टाइप से बड़े ही इजी वे से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सबसे पहले जो कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर के बारे में बात करेंगे, दूसरा सरफेस के बारे में बात करेंगे, तीसरा वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं लीनियर। लीनियर में क्या लिया, मैंने एक रोड ली, मेटलिक रोड, और इस पे किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जिसकी वजह से चार्ज फैल गया। ठीक है। और सरफेस में एक मैंने सरफेस लिया, मेटलिक प्लेन सरफेस लिया, इसके ऊपर चार्ज को लीव करवाया और चार्ज पूरे सरफेस पर फैल गया। ऐसे ही वॉल्यूम में मैंने एक वॉल्यूम लिया और चार्ज को ड्रॉप कराया और वो पूरे सरफेस पर फैल गया। सर ये डायग्राम बना रहे हो आप, बताओ आप क्या कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आसान टॉपिक है बहुत। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं छोटे सी लेंथ को कंसीडर कर लेता हूं, यहां पर dl मान लिया, जिसको मैंने क्या मान लिया, dl। ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी लेंथ पर, तो पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मुझे इसकी डेंसिटी भी पता होनी चाहिए, कितनी डेंसिटी है। तो जो लीनियर डेंसिटी होगी, क्या लीनियर डेंसिटी होगी, जिसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, लैम्डा से। मैंने एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर ली dl, और वहीं पर थोड़ा सा चार्ज कंसीडर कर लिया जिसका नाम क्या ले लिया मैंने, dq। क्या कंसीडर कर लिया मैंने, dq। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज बाय में लेंथ, स्मॉल चार्ज बाय में स्मॉल लेंथ। ठीक है बच्चे। अब मैं यहां पर कोई टेस्ट चार्ज लेता हूं और टेस्ट करता हूं इस मेटलिक रोड के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी फोर्स को। दोबारा सुनिए, मैं टेस्ट चार्ज से टेस्ट करता हूं मेटलिक रोड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी फोर्स को। कैसे?
F इज इक्वल टू के क्यू नोट स्मॉल चार्ज कितना है बेटा डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं डी क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ऊपर चला जाएगा डीएल लैम्डा डी एल। यहां पुट कर लेता हूं F इज इक्वल टू के क्यू नोट लैम्डा डी एल बाय में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। और जो यूनिट होगी इसकी क्या होगी, कूलम बाय में मीटर, लीनियर डेंसिटी। अब ऐसे मैं सरफेस के बारे में बात करता हूं। थोड़ा सा सरफेस कंसीडर कर लेता हूं मैं, जिसको मैंने मान लिया डी एस। ऐसे सोरा स्मॉल मैंने कंसीडर कर लिया चार्ज, जिसको मैंने मान लिया डी क्यू। और एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नोट, जहां से मैं टेस्ट करूंगा कि कितना सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी फोर्स के बारे में। तो ऐसे ही यहाँ की जो सरफेस डेंसिटी होगी उसको सिग्मा मानते हैं और उसका फॉर्मूला होगा डी क्यू बाय में डी एस। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, कूलम बाय में मीटर स्क्वायर। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, क्या होगी सिग्मा डी एस। अब मेरे को फोर्स चेक करनी है कि सरफेस पर मेटलिक जो प्लेट है मेरी उस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्यू नोट। नाउ एफ इज इक्वल टू क्यू नोट स्मॉल चार्ज डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। क्यू नोट डी क्यू की वैल्यू पुट कर लेता हूं, क्यू नोट सिग्मा डी एस बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज बेटा हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम में मैं थोड़ा कंसीडर कर लेता हूं, थोड़ा सा वॉल्यूम एरिया जिसको मैंने डीवी मान लिया और डी क्यू स्मॉल चार्ज। और यहां पर टेस्ट चार्ज से इसको मैं क्या कर लेता हूं टेस्ट। तो यहां की जो डेंसिटी होगी वो रो होगी डी क्यू बाय में डी वी। जो यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम बाय में मीटर क्यूब। और यहां से चार्ज की वैल्यू क्या निकल जाएगी, रो बाय में डी वी। और अब मैं फोर्स निकालूंगा कितना वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्यू नोट स्मॉल क्यू विद द हेल्प ऑफ क्यू नोट। F इज इक्वल टू क्यू नोट डी क्यू बाय में आर स्क्वायर। और वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू नोट रो डीवी बाय में आर स्क्वायर। तो यहां से मैंने आपके सामने डेरिवेशन करके बताई लीनियर सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कैसे चार्ज किसी मेटलिक सरफेस होते हैं, जैसे कि एक रोड ले लिया लीनियर, या फिर एक सरफेस ले लिया कोई प्लेट, या फिर कोई वॉल्यूम ले लिया, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था, जिसको मैंने अपना चैप्टर बनाया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वो कंप्लीट होता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। तो अगर आप बच्चे इस वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह से वीडियो बनाने वाले हैं कि पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाए और उसके बाद उसकी एक सेपरेट न्यूमेरिकल की वीडियो हो। ठीक है, ताकि मेरा जो मोटिव है कि 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाना, उसके बाद IIT JEE की स्पेशल अलग से ऐसे ही फटाफट वीडियो के अंदर कंप्लीट कराना सिलेबस को। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।